नमस्कार, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका INN24 न्यूज़ में। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनके ऊपर 2 राजद्रोह के केस चल रहे हैं 2 जिलों में, जो कि अभी अभी जेल से बाहर निकले हैं और जिनके पीछे हजारों लाखों की भीड़ है। कौन है आखिर ये शख्सियत? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे बीच उज्जवल दीवान जी हैं, जो कि पुलिस पीड़ित परिवार इनके लिए आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और शासन प्रशासन तक इन अपनी मांगों को लेकर तत्परता के साथ जनता के और अपने समूह के प्रतिनिधि बने हुए हैं। स्वागत है आपका उज्जवल दीवान जी। धन्यवाद सर। उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि आखिर क्या ऐसी मांगे थी, क्या मांग है आपकी और किस प्रकार का आपने मांग रखा कि शासन प्रशासन उसके और कहाँ तक पहुँचा है वो मांग, उसके बारे में प्लीज़ बताएंगे। सर, ये संयुक्त पुलिस परिवार की मांगे थी। संयुक्त पुलिस परिवार से तात्पर्य मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जिला बल जो आपके थानों के कार्यरत पुलिस कर्मचारी हैं, सशस्त्र बल जो हमारे छत्तीसगढ़ में आर्म फोर्स है, जो कि जंगलों में और शहरों में हमारे राज्य की रक्षा करते हैं, नगर सेना, होमगार्ड जिसे कहा जाता है, क्योंकि वो भी पुलिस कर्मचारियों के बराबर ही ड्यूटी करते हैं। जेल प्रहरी क्योंकि जेल प्रशासन भी गृह विभाग के अंदर ही आता है, पुलिस विभाग की तरह ही ड्यूटी करता है। सिर्फ पुलिस का काम होता है कि बाहर से अपराधियों को पकड़कर जेल तक पहुंचाना और उन अपराधियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाना जेल प्रहरियों का काम होता है, इसलिए जेल प्रहरी भी इसमें शामिल है। सहायक आरक्षक और गोपनीय सैनिक, सहायक आरक्षक और गोपनीय सैनिक मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि सन 2004-05 में जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद चरम पर था तो उस समय में सलवा जुडम नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया था। और उस प्रोग्राम के दौरान बहुत से ग्रामीणों ने नक्सलियों का विरोध किया था। तब उन ग्रामीणों को पुलिस विभाग अपनी सहायता के लिए अपने पास ले आई थी और उनको SPO नाम दिया गया था। SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा जाता था उन्हें। और उनसे पूरी ड्यूटी ली जाती थी, एक सिपाही से जैसी ड्यूटी ली जाती है, बहुत कम वेतन में। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे संज्ञान लिया, किसी ने उस पर याचिका लगाई थी और याचिका के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन्हें हथियार नहीं देना है और इन्हें स्थापित करें, इन्हें घर दें जो उनकी सुविधाएं होती, क्योंकि वो ग्रामीण ही थे जो कि अपने गांव वापस नहीं जा पा रहे थे। तो फिर से प्रशासन में बैठे लोग, शासन में बैठे लोग एक नई रणनीति बनाए और उन SPO को सहायक आरक्षक के रूप में तब्दील कर दिया गया। अच्छा जी। अब वो सहायक आरक्षक वही आदमी है जो पहले SPO था, ड्यूटी वो वही कर रहा है, पुलिस विभाग में फ्रंट लाइन में आके लड़ रहा है। अच्छा। और राज्य की जहाँ पे नक्सल गतिविधियाँ हैं वहाँ की सुरक्षा उन्हीं के अंडर पे है, मान के चलते हैं। ग्राउंड में उन्हीं लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, ग्राउंड में, क्योंकि भौगोलिक स्थिति से जानकार हैं वो पूरी तरीके से, पूरी जानकारी उनके पास होती है। तो ज़्यादा वहाँ की क्षेत्रीय है। जी सर, वो क्षेत्रीय होने के कारण उनको वहाँ पर फ्रंट लाइन में रखा जाता है। अच्छा। उनकी तनख्वाह नाम मात्र थी। तो इन लोगों के लिए गोपनीय सैनिक यानी कि उनका तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि कुछ इंटरनल बातें हैं। अच्छा जी। तो इनकी मांगे क्या थी सर, जिनको आपने पहुंचाया शासन तक? हमारी 45 बिंदुओं की मांगे थी, इन सभी को मिलाकर 45 बिंदुओं में सहायक आरक्षकों और गोपनीय सैनिकों के लिए 8 मांगे थी, जिसमें उनके संविलियन को लेकर, एक सिपाही के बराबर वेतन को लेकर, ऐसी सारी मूलभूत सुविधाएं के लिए उनकी मांगे थी। तो राज्य शासन ने उसमें एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अब इन्हें सहायक आरक्षक नहीं कहा जाएगा,
अब इन्हें डीएसएफ बना दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स। अच्छा। जिसके लिए बजट में सन 2022 में जो छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पारित हुआ उसमें अधिघोषणा भी जारी कर दी गई और बजट पारित होने के बाद 10 महीने हो गए हैं, अभी तक के उनका कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आता हूं सिपाही भाइयों की तरफ। इनकी मांगे हैं 2800 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से हमें वेतन दिया जाए। 2800 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से हम वेतन इसलिए मांग रहे थे क्योंकि बहुत पुराना जो सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से हमें 1900 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है और 2800 रुपये ग्रेड पे करने के लिए वर्तमान समय में जो छत्तीसगढ़ राज्य में विधायक हैं जी 90 विधायक जी, उसमें से 65 विधायकों ने लिखित अनुशंसा कर दी है कि इनके वेतन को 2800 रुपये ग्रेड पे किया जाए जी। 7 सांसदों ने किया है और बहुत सारी संस्थाओं ने किया, बहुत सारे संगठनों ने किया कि 2800 रुपये ग्रेड पे किया जाए क्योंकि पुलिस कर्मचारी अपने वेतन के पैसों से ड्यूटी करते हैं जी। इसके बाद में भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की बातें कही गई हैं। जो पुलिस कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं ये देने के लिए कहा गया है। प्रमोशन जो समय पे नहीं दिया जाता इसकी मांग की गई है। वेतन भत्ते 7वें वेतनमान के हिसाब से मांग किए गए हैं जो कि जायज़ मांगे हैं सर जी। और ये पूरी होनी चाहिए क्योंकि जब 2018 में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने वादे किए थे कि हम इन सब मांगों को पूरा करेंगे। क्या उनके घोषणा पत्र में था ये सर कि आपकी कोई चर्चा कमेटी बनी थी तो उसमें चर्चा हुई थी? सर उन्होंने जो अपना पॉम्पलेट बांटा है जी, उस पॉम्पलेट में पुलिस परिवार के लिए 20 बिंदु हम्म, और उस पॉम्पलेट के साथ में एक और पॉम्पलेट है कि कर्मचारी हितैषी सरकार, अच्छा जिसमें पुलिस परिवार के लिए 2 बिंदु जी स्पष्ट लिखे हुए हैं जो कि पुलिस कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए हैं। जी। तो उसके हिसाब से उन्हें देना चाहिए था, लेकिन जब हम उन्हीं मांगों को लेकर उनके पास गए जी तो मेरे ऊपर 4 जिलों में एफआईआर दर्ज किया गया सिर्फ मांग करने पर। अच्छा मांग करने पर और एफआईआर दर्ज किए वो भी ठीक है, चल जाता। जी आधी रात को घर के अंदर घुस कर मेरे साथ मार पीट कर मुझे घर से घसीट कर ले गए ये जी जिस घर में मैं था और उसके बाद 151 की कार्रवाई कराई गई जी। और मेरे जेल में रहने के दौरान 151 की कार्रवाई में मुझे जेल भेजा गया था। अच्छा। उस दौरान मेरे ऊपर फिर 4 जिलों में एफआईआर दर्ज किया गया। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनको किसने अथॉरिटी दी कि पुलिस वाले मेरे घर में आधी रात को घुसकर मेरे साथ मार पीट कर बदतमीजी कर मुझे घर से उठा कर ले जाएं। इन सब के बाद में जी आपने मेरे ऊपर 151 की कार्रवाई कर दी, फिर 4 जिलों में मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया और एक जगह से जब मेरा जमानत होता था या मेरा चालान प्रस्तुत होता था तब दूसरे जिले में मेरी गिरफ्तारी की जाती थी। मतलब इनको इतना डर था कि मैं मांग ना कर सकूं। अच्छा। क्योंकि मैं मांग करूंगा तो ये शायद इनको अपने घर से देना पड़ेगा, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी, हो सकता है। मांग आपने कहाँ रखा था? अपने विभाग में रखा कि मंत्रालय मंत्री के पास रखा कि मुख्यमंत्री जी के पास रखा था? कहाँ रखा था? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हमने अपनी मांग रखी, माननीय गृह मंत्री जी के पास भी अपनी मांग रखी, पुलिस महानिदेशक महोदय के समक्ष भी हमने अपनी मांग रखी जी। तो मांग तो हमने हर उस जगह पे रखी जहां पर हमारी मांग पूरी की जा सकती थी। तो क्या पूरी हुई वो आज तक? सर आज तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। आपकी 45 बिंदुओं में किसी भी एक बिंदु का समाधान हुआ? हाँ, एक बिंदु का हुआ है सर। कौन सी? पुरानी पेंशन बहाली, जो कि अभी हमको त्वरित मिलेगा नहीं जी। पुरानी पेंशन बहाली का समाधान हुआ है, लेकिन भविष्य में जब रिटायर होंगे तब मिलेगा उसका लाभ। लेकिन इसके अलावा अभी कोई भी बिंदु पे 10 महीने हो गए, मैंने आपको बताया सहायक आरक्षकों को डीएसएफ में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है, उन 10 महीनों में उनको वेतन नहीं दिया गया। अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं देना नहीं चाहते आप। ये स्थिति है सर। उज्जवल जी, जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है कि अभी आप बेल में बाहर हैं जी, चूँकि आप खुद पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, तो आप किस पद में कार्यरत हैं अभी? क्या आप सस्पेंड है, टर्मिनेटेड हैं कि क्या हैं आप? सर मैंने 2021 में त्याग पत्र दिया था जी।
और त्यागपत्र मेरा आज तक पूरा नहीं हुआ है जी। मैंने त्यागपत्र लिखा था कि पुलिस विभाग के अधिकारियों की तानाशाही आदेशों प्रताड़नाओं से तंग आकर मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ जी। तो उस पर जांच करनी चाहिए थी जी। तो मेरे त्यागपत्र को ये बोलकर नहीं लिया जा रहा है कि आपके द्वारा दिया गया त्यागपत्र संतोषजनक नहीं है। तो क्या मैं किसी पुलिस अधिकारी को संतोष दिलाने के लिए त्यागपत्र दूं? और पिछले 1.5 सालों से मुझे परेशान किया जा रहा है कि आपने जो त्यागपत्र दिया है उसके लिए आपके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। मैंने उस त्यागपत्र में जो आरोप लगाए हैं उनके ऊपर आप जांच कीजिए, मैं सबूत देता हूं, सारे सबूत हैं मेरे पास। कई आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ मैंने आवेदन लगाए हुए हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जवानों के शोषण के आरोपी हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी वर्तमान डीजीपी साहब को 1 साल से अधिक का समय हो गया डीजीपी बने हुए जी। और जब मुझे जेल भेजा गया तब भी यही डीजीपी थे। अच्छा जी, मैं तो नामजद बताऊंगा आपके मंच से, अशोक जुनेजा जी। अशोक जुनेजा जी जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी हैं, क्योंकि मेरे को षड्यंत्र रचकर जेल भेजने में बहुत बड़ा योगदान इनका है। पूरी मॉनिटरिंग इनकी थी, पूरा योगदान इनका था और मुझे माननीय न्यायालय के ऊपर विश्वास है कि माननीय न्यायालय मुझे न्याय देगा, क्योंकि अशोक जुनेजा जी ही इस राज्य के सर्वे सर्वा हैं पुलिस विभाग में। उन्हीं के आदेश से 4 जिलों में मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। अच्छा, उनको काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। सर, पुलिसिंग के ऊपर आरोप लगाता हूं मैं आज छत्तीसगढ़ राज्य की। जी। एक जिले की पुलिस ने मुझे पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जी। उसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय जाती है। पुलिस मुख्यालय में पता चल गया कि फलाने नाम का आरोपी फलाने केस में जेल में निरुद्ध हो गया। अच्छा, आपने 4 जिलों में मेरे खिलाफ एफआईआर किया है, तो बाकी 3 जिले वाले सोते रहे। फिर जैसे ही चालान प्रस्तुत हुआ और अगले दिन मुझे गिरफ्तार करने जेल पहुंच गए। अच्छा, फिर जैसे ही मेरा जमानत हुआ अगले दिन फिर मुझे गिरफ्तार करने जेल पहुंच गए। तो लगातार ये पुनरावृत्ति होती रही। तो सर, पूरा षड्यंत्र था, सोची समझी चाल थी, सोची समझी साजिश थी, क्योंकि पुलिस विभाग में बैठे आईपीएस और सीपीएस अफसर, राजपत्रित अधिकारी जो वर्तमान में हैं, ये कभी नहीं चाहते कि पुलिस विभाग के निचले लेवल के जवानों का अच्छा हो। ये चाहते हैं कि जवानों का हम शोषण करते रहें और जवान रोते बिलखते रहें, ताकि ये अपना मनमाना काम उनसे करवाते रहें और इनके घर में इनके कपड़े धोएं जवान, इनके कुत्ते चराएं जवान, इनके बच्चों को स्कूल पहुंचाए जवान, इनके बच्चों को खिलाए घुमाए जवान, सब्जी लाए जवान, और ये बोले कि जवान तो कुछ करता ही नहीं। तो अभी उज्ज्वल जी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं आपके द्वारा, काफ़ी आपने संगीन आरोप लगाए हैं। अभी इसके लिए आगे जांच का विषय है ये। आगे आप फ्यूचर का आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तो मेरे ख्याल से कार्यरत नहीं हैं जी अपने विभाग में, क्योंकि आपने खुद त्यागपत्र दिया था। तो अभी आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप और अपने करियर को लेकर क्या सोच रहे हैं? मैंने पुलिस विभाग की पीड़ा को देखते हुए पुलिस कर्मचारियों को पीड़ा से निजात दिलाने के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कदम उठाया था और आवेदन निवेदन करना चालू किया था। अच्छा। अब आवेदन निवेदन करते करते इन लोगों ने मेरे ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर दिए और छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर मुझे राजद्रोही बना दिया। 2 जिलों में मेरे ऊपर राजद्रोह लगा दिए। इसीलिए अब मैं सिर्फ पुलिस परिवार के लिए काम नहीं करूंगा, अब मैं पूरे राज्य में जहां जो कोई पीड़ित दिखेगा, मैं हर उस व्यक्ति के लिए काम करूंगा जिसके लिए मैं काम कर सकता हूं, और अपने पूरे तन मन धन से उसके लिए काम करूंगा। जितनी मेरी शक्ति है उससे ज़्यादा एफर्ट लगा के उसको न्याय दिलाने के लिए अब मैं काम करूंगा। सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? जो आज हमारी कांग्रेस की सरकार है, भूपेश काका की सरकार है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? भूपेश काका से तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुद आंदोलन करके सत्ता में बैठे हैं और आप गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। जब हम 2018 में पुलिस परिवार अपनी मांग कर रहा था तब आप हमारे समर्थन में थे जी। और उस समय भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में थी, तब उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को जेल भेजा था आवाज़ को दबाने के लिए, और आप लोभ लुभावने वादे करके सत्ता हासिल किए
और अब आपसे हम मांग रहे हैं, तो भाजपा ने तो 2 ही जगह किया था, आपने तो 4 जगह एफआईआर कर दिया सर। आपसे तो बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप दे नहीं सकते तो झूठे वादे तो ना करें। मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो आपका क्या आगे का क्या रणनीति है? सर, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम हर वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीका अपनाएंगे, कानून के दायरे में रहते हुए, जिससे हम अपनी मांग पूरी करवा सकते हैं। मैंने कहीं पे मेरे को ऐसा जानकारी मिला है कि आप राजनीति में भी आप अपनी रुचि जाहिर कर रहे हैं और भानु प्रतापपुर के चुनाव में आपका कोई प्रत्याशी भी उतरा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल सर। अब जब हम मांग अपनी रख रहे थे शासन प्रशासन के सामने, तो सिस्टम में बैठे लोगों को तकलीफ होने लगी। तो इससे निजात पाने के लिए अब हम इनके लेवल में इक्वल खड़े होकर जी अपनी मांगों को रखेंगे। अच्छा, आप राजनीतिक मंच में हैं तो आप किसी जनता को नहीं दबा सकते। सिर्फ सही। यही उदाहरण देने के लिए मैंने और मेरी टीम ने भानु प्रतापपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी उतारा जी जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और वो पुलिस परिवार से ही था। वो प्रत्याशी दिनेश कल्लो उसका नाम था जी और जनता का बहुत समर्थन मिला उसको। जनता बदलाव चाहती है वहीं से दिख गया, क्योंकि जहाँ पर जो वोट किसी अन्य पार्टी को जाने थे वहाँ पर वो वोट हमें पड़े। अच्छा। यानी जनता बदलाव चाहती है। एक नया चेहरा जिसे कोई नहीं जानता था, दिनेश कल्लो को, जी आज उसने भानु प्रतापपुर क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है, जो जनता के लिए अब लगातार काम कर रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव तक के वो इतना परिपक्व हो जाएगा कि वो जनता खुद चाहेगी कि दिनेश कल्लो जी अब विधायक बने वहाँ से। अभी अपने बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ाद जनता पार्टी जी ने मुझे अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, जी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज़ाद जनता पार्टी के बैनर पे हम पूरे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा पूरे 90 सीटों पर एक भी सीट हम नहीं छोड़ेंगे सर, जी क्योंकि जनता बदलाव चाहती है, बदलाव की लहर है और हम जनता के बीच से निकले हैं, जी। उनकी पीड़ाओं को जानते हैं। इसलिए हम जनता के साथ मिलकर काम करेंगे और आज़ाद जनता पार्टी के बैनर पे बहुत जल्दी संयुक्त पीड़ित परिवार 8 जनवरी 2023 को जी रायपुर में ही महासम्मेलन भी करा रहा है, जी। जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का हर वो पीड़ित व्यक्ति, जी हर वो व्यक्ति जिसको लगता है कि उसे ठगा गया है या उसके साथ धोखा किया गया है, झूठे वादे किए गए हैं, वो हमारे 8 जनवरी के मंच में रायपुर आए और अपनी आवाज़ बुलंद करे। वो बताए कि उसे क्या पीड़ा है और उसके साथ किस प्रकार से धोखा किया गया है, ताकि वो खुद आकर हमें बताएगा कि आगे हमें क्या करना है। और मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को भी ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में क्राइम का रेट बढ़ रहा है, लगातार अपराधी हावी होते जा रहे हैं, इसको देखते हुए आज दिनांक 28/12/2022, इसलिए डेट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज की डेट से बहुत ही जल्दी छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक को बदला जाएगा। अशोक जुनेजा जी को अब बदलने की तैयारी हो गई है, क्योंकि इनका कहीं पर मॉनिटरिंग नहीं है, पूरा सिस्टम तहस नहस कर दिया गया इनके द्वारा। और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में आपको एक नया मुखिया देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से काम किया है वो काम कहीं पर भी जनता के लिए भी अच्छा नहीं रहा, ना ही पुलिस विभाग के लिए अच्छा रहा। सिर्फ ये मौन मुख मुखिया बनकर रह गए। इनके पूरे कार्यकाल के दौरान एक भी अच्छी पुलिसिंग देखने को नहीं मिली है। सिर्फ जवानों का शोषण बढ़ा है, जनता त्रस्त हो गई है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस परिवार में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के डीजीपी महोदय बहुत जल्दी बदलेंगे और नए डीजीपी महोदय आने वाले हैं। हो सकता है नए साल में या उससे पहले आपको ये जानकारी मिले। आपके इस मंच से मुझे बोलने का मौका मिला, इसलिए ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए उज्ज्वल जी, हम चाहेंगे कि सरकार आपकी मांगों को सुने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे, जो वाजिब मांगे हैं आपकी। तो ये थे उज्ज्वल दीवान जी हमारे बीच, जो कि आज से आज़ाद जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आने वाले 90 विधानसभा सीटों पर
चुनाव लड़ने की आज उन्होंने यहाँ से घोषणा की है और उनका कहना है कि सरकार से जनता त्रस्त है, जनता बदलाव चाहती है। बदलाव होगा, कितना होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। धन्यवाद और आपने सर। अपनी बातें रखी। मैं ओम प्रकाश अब आपसे विदा चाहूँगा। मिलेंगे और किसी शख्सियत से हम अपने अगले एपिसोड में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।